हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिल्टन एकेडमी पे। हम लोग पहला चैप्टर बहुत मेहनत करके खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज आप लोग हेडिंग लगाइए चैप्टर 2। नाम क्या है इसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले जब C++ नहीं था बाबू इस जमाने में, तो सी लैंग्वेज चलता था। क्या चलता था? सी लैंग्वेज। 1970 में कौन सा लैंग्वेज चलता था? सी लैंग्वेज। 1970 में सब खोज हुआ था। कुछ दिन बीता तो C++ डेवलप किया गया 1980 में। तो आखिर सी में क्या चीज आया कि ये C++ बन गया? क्या अपडेट किया गया सी में कि ये C++ बन गया? तो वो चीज था बाबू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या नाम था उसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या नाम था उसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं था। सी के बाद लाया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद C++ का नाम दिया गया। प्लस प्लस का मतलब होता है बाबू इंक्रीमेंट, और सी में यही इंक्रीमेंट हुआ था OOP का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसीलिए इसको C++ किया गया। इतना कहानी क्लियर है? अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इतना बात समझ में आया बाबू आप लोग को? चलिए नया स्लाइड लिखते जाइएगा, कॉपी ओपन रखिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? OOP, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। किसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो एक तरीके का मेथड है ये। क्या एक तरीके का मेथड है? क्या करने का मेथड है? प्रोग्रामिंग करने का मेथड है। क्या करने का मेथड है ये? प्रोग्रामिंग करने का मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या करने का मेथड है ये? प्रोग्रामिंग करने का मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अलग अलग समय में अलग अलग तरह का मेथड आया है प्रोग्रामिंग करने का, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अभी आगे डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइम पे। ठीक है, कि 1970 में प्रोग्रामिंग करने का अलग तरीका था, 1980 में प्रोग्रामिंग करने का अलग तरीका था, है ना। तो जो मेथड निकाला गया था उसी को बोलते थे प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो ये भी ओप्स भी बाबू, ओप भी एक तरीका का मेथड ही है प्रोग्रामिंग करने का। तो हम लोग लिखेंगे इट इज द मेथड ऑफ, ये क्या है? ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज अ मेथड, इट इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग code, organizing code in which the concept of class and object is used, इसमें क्या होता है? क्लास और ऑब्जेक्ट का हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बड़ा ही सिंपल है। देखिए इट इज ए मेथड। क्या है ये बाबू? मेथड है। क्या करने का? ऑर्गेनाइज कोड, कोड को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज यूज, इसमें हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। वही मेथड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
समझ में आया? समझ में आया बाबू? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? तो समझ में आया आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ये गया एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कोड को क्लास और ऑब्जेक्ट में ऑर्गेनाइज करते, भाई इतना समझिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज क्यों किया जाता है? आइए देखिए। OOP is used. Why OOP is used? क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग OOP में प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास और ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, सिंपल सी बात है। और जब प्रोग्राम को क्लास एंड ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से समझ पाते हैं। प्रोग्राम को क्या करते हैं? आसानी से समझ पाते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे कोड को एकदम ऑर्गेनाइज करता है छोटा और अंडरस्टैंडेबल पीस में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे OOP organize code into a small and understandable piece. Understandable pieces. छोटा और अंडरस्टैंडेबल पीसेस में हमारे कोड को ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का फीचर भी उपलब्ध कराता है ये हमें। कैसे कराता है? आपको इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे थोड़ा कुछ दिन के बाद, तो वहां समझ में आएगा कैसे हम लोग यहाँ पर कोड को रीयूज करते हैं। तो इट प्रोवाइड द फीचर ऑफ reusability. रीयूजेबिलिटी के फीचर को ये क्या कराता है? हमको अवेलेबल कराता है। तीसरा पॉइंट इसका है, ये ऊप्स के आने के वजह से प्रोग्राम में सिक्योरिटी बढ़ गया है। पहले के समय में बाबू प्रोग्राम इतना सिक्योर नहीं हुआ करता था। ऊप्स के आने की वजह से इसमें सिक्योरिटी बढ़ गया है। तो ऊप्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्रोग्राम। प्रोग्राम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा। तीनों पॉइंट लिख लीजिए, यही तीन काफी है। लिखिए तीनों पॉइंट को फटाफट से। तो चलो सुनो, आज ये पहला टॉपिक पढ़ा दिए ऊप्स का, ठीक है। आज इसको यहीं तक रखेंगे। पहले हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 2 को शुरू कर चुके हैं। छोटा सा एक लेक्चर हुआ था, लेकिन जो ब्लिंकिंग का इशू था उसको मैं ठीक करने लगा, तो फाइनली ठीक हो गया। ब्लिंकिंग का इशू अब नहीं आ रहा होगा आपके सामने, ब्लिंकिंग का इशू। उसी के चलते पिछला क्लास जो था उसको बहुत ही शॉर्ट मैंने रखा था, ठीक है। तो वहीं से हम लोग आज के क्लास को चालू करेंगे जहां से मैंने पिछला क्लास को खत्म किया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में देखे थे ऊप्स क्या होता है। ऊप्स का मतलब होता है बाबू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर से गड़बड़ा रहा है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसमें बताया था, ये एक तरह का मेथड है प्रोग्रामिंग करने का। इससे भी पहले तो ये टॉपिक क्या चल रहा है? OOP। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक तरह का मेथोडोलॉजी है प्रोग्रामिंग करने का, जिससे हम लोग क्या करते हैं? जिससे हम लोग नए तरीके का प्रोग्रामिंग जो आया है, क्लास ऑब्जेक्ट वाला प्रोग्रामिंग, उसको करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा
प्रोग्रामिंग का मेथोडोलॉजी, वो कितने तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम। आज का टॉपिक रहेगा वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम। वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो बहुत तरह का प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है वेरियस, उसी को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। तो अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग का मेथड आया है। जैसे 1970 में अलग तरीके से प्रोग्रामिंग का मेथड चलता था, है ना। 1980 में अलग तरीके से प्रोग्रामिंग का मेथड चलता था। उसके बाद अलग तरीके से प्रोग्रामिंग का मेथड था। तो वही जो अलग अलग मेथड आया प्रोग्रामिंग का, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग पैराडाइम। क्या कहते हैं उसी को बाबू? प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, चलो तो लिखो प्रोग्रामिंग पैराडाइम सारे बच्चे एक साथ एकदम बढ़िया से। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम किसको बोलते हैं? एक तरह का ये पैराडाइम का मतलब समय, पैराडाइम का मतलब समय और मेथड, जिस समय में वो मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता था उसको हम लोग बोलते हैं पैराडाइम। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है? द प्रोग्रामिंग पैराडाइम द पैराडाइम the paradigm which tells about the different methodology, and implementation of program. Different methodology and implementation of program is called programming paradigm. अलग अलग डिफरेंट टाइम में अलग अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग पैराडाइम आया, अलग अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग का मेथड आया, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। वही चीज यहां लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, द पैराडाइम विच टेल्स अबाउट द डिफरेंट methodology and implementation of program is called programming paradigm. is called programming paradigm. इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। क्या देखते हैं हम लोग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर इसको मैं एक और भाषा में बताऊं आपको प्रोग्रामिंग पैराडाइम को, तो ये क्या कहता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम ना, कि कोड को हम लोग किस तरीके से अरेंज करते थे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, वो उसके प्रोग्रामिंग पैराडाइम पर डिपेंड करता था। तो लिख सकते हैं यहां, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कोड इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। शॉर्टकट एक और डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता देता हूं इसमें, द मेथड ऑफ अरेंजिंग programs is called
प्रोग्रामिंग पैराडाइम। उसी चीज को लिखे हैं थोड़ा शॉर्टकट में, उसी चीज को लिखे हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में। क्लियर है बच्चों? अब तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, कितने तरह का प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो। सबसे पहला हमारा है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। क्या है? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तीसरा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जल्दी फटाफट से उतारिए तो इसको। तीसरा क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीन तरह का प्रोग्रामिंग पैराडाइम बाबू। सबसे पहले प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए बाबू आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं हम लोग? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है? बड़ा आसान है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। देखो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या कहता है? ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जरा देख लें। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि एक तरह का ये क्या है? प्रोग्रामिंग का मेथड है। क्या एक तरह का ये प्रोग्रामिंग का मेथड है जिसमें प्रोग्रामिंग कैसे होता था? प्रोसेस में होता था। प्रोसेस में होता था, स्टेप बाय स्टेप होता था। एक प्रॉपर प्रोसेस था प्रोग्रामिंग करने का, प्रॉपर तरीका था प्रोग्रामिंग करने का, स्टेप बाय स्टेप। उसी को हम लोग कहते थे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। कोड इसमें सीक्वेंशियली चलता था, स्टेप बाय स्टेप चलता था, प्रोसेस में चलता था। ठीक है, तो वही चीज को लिखेंगे, द प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, the programming methodology in which programs are executed step by step in a process, step by step in a process, स्टेप बाय स्टेप इन ए प्रोसेस, सीक्वेंशियली। एक और टर्म यूज कर देते हैं, सीक्वेंशियली। is called procedural programming. is called procedural programming। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। वैसा प्रोग्रामिंग का मेथड जिसमें प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चलता है, सीक्वेंस में चलता है, प्रोसेस में चलता है, उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं उसको? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। एग्जांपल सर, एग्जांपल में जितना भी मैंने आपको प्रोग्रामिंग अभी तक कराया है सब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का ही था। माई फर्स्ट प्रोग्राम ही देख लीजिए, वो भी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल था। लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, ऊपर करते। माई फर्स्ट प्रोग्राम का जो कोड लिखा है तो हैज इंक्लूड, एग्जांपल मार दीजिए इसको, यूजिंग नेम स्पेस
यूजिंग नेम स्पेस std int main cout my first प्रोग्राम, बंद कर देंगे इसको, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न 0, बंद कर देंगे। अरे यहाँ नहीं बंद होगा, लास्ट में यहाँ बंद होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, प्रोग्राम कैसे रन करेगा, सीक्वेंशियली रन करेगा। यही हमारा है सीक्वेंशियल प्रोग्राम या प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल। क्लियर हो गया बाबू सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग सबको? अब देखो ये जो प्रोग्रामिंग आया बाबू, तो इस प्रोग्रामिंग में कुछ कमी रह गया। क्या रह गया? कमी। उसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉबैक्स। तो हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। क्या लिखेंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। जल्दी से उतारिए इसको फटाफट से आप लोग, उतारिए इसको फटाफट से आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को लिखेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ऊपर चढ़ाएं इसको। ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या लिखिए टॉपिक? ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। क्या लिखे हैं? ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। ड्रॉबैक क्या था इसका? सबसे पहला ड्रॉबैक था बाबू, इसमें कोड का जो लेंथ था। ड्रॉबैक क्या था बाबू? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम था फंक्शन में ऑर्गेनाइज रहता था। कैसे ऑर्गेनाइज रहता था? फंक्शन में। लेकिन नया जो आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें प्रोग्राम ऑब्जेक्ट और क्लास में ऑर्गेनाइज होने लगा था। तो जब ऑब्जेक्ट और क्लास में प्रोग्राम बंटने लगा तो वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता था, लेकिन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होता था और कोड बहुत लेंदी हो जाता था, बहुत लंबा हो जाता था, क्योंकि बार बार फंक्शन बनाना पड़ता था। इसीलिए सबसे पहला इसका जो हमारा ड्रॉबैक है वो है डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। सबसे पहला क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम। difficult to manage large program। डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम। लार्ज प्रोग्राम को मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी होता है अगर आप इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। किसमें? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में। तो क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि इसमें सारा कोड फंक्शन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो लिख लो इसको, थोड़ा लॉन्ग में तो हो गया पॉइंट, इसके नीचे लिखाते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज large programs in procedural programming। In procedural programming because the program is divided into functions। प्रोग्राम्स किसमें डिवाइडेड होता था? ये फंक्शन में डिवाइड होता था। किसमें डिवाइड होता था? ये फंक्शन में। इसलिए लिखो इसको फटाफट से, पहला पॉइंट। दूसरा ड्रॉबैक बताते हैं फिर। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो दूसरा पॉइंट में आइए आप लोग।
ये एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो हम लोग फंक्शन से प्रोग्राम लिखते बड़ा लेंदी हो जाता था, उसको मैनेज करना बड़ा ही दिक्कत होता था। आइए सेकंड पॉइंट में आइए। सेकंड पॉइंट है कि जब लेंदी होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था, ठीक है। तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था इसमें प्रोग्रामिंग करने में हम लोगों को, ठीक है। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या है इसका कि इसमें हम लोग कोड को रीयूज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बाद में आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम लोग कोड को रीयूज नहीं कर पाते थे। तो इसमें लिखेंगे कोड, लिमिटेड कोड रीयूजेबिलिटी, लिमिटेड कोड रीयूजेबिलिटी। लिमिटेड कोड रीयूजेबिलिटी, इसमें कोड को हम लोग लिमिटेड तरीके से रीयूज कर पाते थे क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इसका लॉन्ग लिख लीजिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीयूज reuse codes because there was no inheritance like feature was available. नो इनहेरिटेंस लाइक फीचर इज अवेलेबल, इसमें इनहेरिटेंस के जैसा किस तरह कोई फीचर अवेलेबल नहीं था। क्लियर है बाबू? एकदम क्लियर है सबको? खतरनाक तरीके से क्लियर है। दूसरा पॉइंट रीयूज, लिमिटेड रीयूजेबिलिटी कोड का था। 3 नंबर में आ सकता है तो 3 पॉइंट लिखवा दिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा देते हैं। डेटा इनसिक्योरिटी, चौथा पॉइंट लिखिए, डेटा इनसिक्योरिटी। ये जब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में था वो डेटा बड़ा ही इनसिक्योर रहता था क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, इसमें इनकैप्सुलेशन का फीचर नहीं था, इसलिए डेटा इनसिक्योर रहता था। तो लिख दीजिए इसमें इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग data generally data was insecure. डेटा वाज इनसिक्योर, डेटा क्या रहता था इसमें? इनसिक्योर। क्यों? बिकॉज देयर वाज no feature, there was no feature like because there was no feature like encapsulation.
इनकैप्सुलेशन के जैसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं था। अब सर इनकैप्सुलेशन क्या होता है सर? तो इनकैप्सुलेशन एक तरह का बहुत ही अच्छा मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है बाबू। ये क्या करता है? डेटा को सिक्योर करता है। क्या करता है ये? डेटा क्या करता है ये? सिक्योर करता है। क्या करता है ये? डेटा को सिक्योर करता है। क्या करता है ये? डेटा को सिक्योर इनकैप्सुलेशन। तो इस तरह कोई फीचर उसमें अवेलेबल नहीं था। ठीक है बाबू, तो ये हो गया हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, जो कि आज नहीं देखेंगे, समय हो गया आज। कल देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। क्या देखेंगे कल? टॉपिक लगा लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, जो दूसरा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। और ये चैप्टर जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। 2 दिन के बाद हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, जो टाइम लगा चैप्टर 1 को खत्म होने लगा, इसके बाद चैप्टर खत्म होने सटासट चलेगा, इसके बाद बहुत फास्ट चलेगा सारा चैप्टर। ठीक है, टॉपिक लगा लीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। कल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे बाबू, समाप्त करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को शुरू करने वाले थे और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को बहुत ही शानदार तरीके से खत्म कर चुके थे। आइए आज हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को आगे लेके चलते हैं। क्या टॉपिक था हमारा? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, जैसे अभी हम लोगों ने प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जस्ट खत्म किया। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में क्या था? उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, उसमें फंक्शंस का इस्तेमाल होता था और जो प्रोग्राम थे वो सीक्वेंस वे में चलते थे, अरेंज रहते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है क्लास में तो नहीं है, क्लास और ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्राम जो वो अरेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ओप्स का सारा फीचर नहीं आएगा, बट क्लास ऑब्जेक्ट वाला फीचर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिखिए, ये भी एक तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या है? एक तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट एंड क्लास में कोड को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फुल फीचर को यूज नहीं करता। बस इतना इसका डेफिनेशन है। एक बार फटाफट से आप लोग बताइए तो कमेंट करके। क्लियर है वॉइस मेरा? कौन कौन से बच्चे जुड़ गए हैं अभी तक? सुमन, सुहानी, वेरी गुड, और सुजीत, नाइस। सर आवाज आ रहा है सुहानी, थैंक यू सो मच। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम एक तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। तो लिखो इट इज ए प्रोग्रामिंग methodology it is a programming methodology it is a programming methodology which is in which feature class and objects are used to organize program, organize codes or program. इसमें कोड्स और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट वी डू नॉट यूज
but we do not use the full feature of oops, बट यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फुल फीचर का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ही आसान है, आप देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, और किसी भी प्रकार का इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर था उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ ऑब्जेक्ट और क्लास का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, इतना बात क्लियर है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए यहां के बाद, जैसे पिछले में मैंने बताया था आपको ड्रॉबैक्स, क्या बताया था मैंने आपको, ड्रॉबैक बताया था मैंने आपको कि ड्रॉबैक ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। तो अब ये आया तो इसका अभी ड्रॉबैक नहीं होगा, इसका पहले एडवांटेज होगा। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, और एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, 2 पॉइंट उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का क्या क्या एडवांटेज है उस चीज को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के आने की वजह से कोर्स थोड़ा सिंपल हो गया। क्या हो गया? सिंपल हो गया। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे सुहानी, कभी कभी गड़बड़ा जाता है बाबू। अब देखो तो क्लियर दिख रहा है। अभी देखो क्लियर है ना? सिंप्लिसिटी, सबसे पहले क्या हो जाता है, यहां पर कोड लिखने में हम लोगों को सिंप्लिसिटी आ जाता है। सिंप्लिसिटी का बोले तो सिंपल बन जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है कोड को लिखने में। सबसे पहला है यहां पर टाइप हम लोग सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, इसके पहले जब हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में कोड लिखते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग का कोड लंबा हो जाता था और बहुत ही मतलब लेंदी हो जाता था। यहां पर कोड सिंपल, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके हम लोग लिखेंगे तो बड़ा सिंपल रहेगा और रीडेबल रहेगा कोड। क्या रहेगा? रीडेबल। तो यहां लिखेंगे हियर वी राइट कोड्स using class and object, using class and objects, so या तो सोने लिखेंगे it make the program more easy and readable. मोर इजी एंड रीडेबल, ये क्या बनाता है? प्रोग्राम को इजी बनाता है और रीडेबल बनाता है। क्या बनाता है? प्रोग्राम को इजी बनाता है और रीडेबल बनाता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है बाबू, इसमें एक फीचर आ गया था मॉड्युलैरिटी का। कौन सा फीचर आ गया था इसमें? एक मॉड्युलैरिटी। अभी मॉड्युलैरिटी में आप लोगों को बताऊंगा आगे। मॉड्युलैरिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करते हैं मॉड्यूल में उसको हम लोग, छोटे छोटे मॉड्यूल में, ताकि प्रोग्राम को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सके। मान के चलिए हमारे पास एक किताब है, तो किताब चैप्टर बाय चैप्टर लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है चैप्टर बाय चैप्टर? पता है आप लोगों को? इसलिए लिखा रहता ताकि वो सारी चीजें हम लोग एकदम छोटे छोटे, एक बोलते हैं ना कि छोटा छोटा पैकेट के रूप में उसको हम लोग ग्रहण करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और हम लोग को वो अच्छा भी लगेगा और साथ साथ में आसान भी रहेगा हम लोगों के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
मॉड्युलैरिटी का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मॉड्युलैरिटी का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में कोड को डिवाइड कर देना। तो ये भी फीचर आ गया, तो ये भी इसके एडवांटेज में गिनती होगा। मॉड्युलैरिटी का फीचर आ गया था, ठीक है। तो ये क्या बनाता था, कोड को डिवाइड करता था, बड़ा बड़ा कोड को डिवाइड करता था और मोर सिंप्लीफाइड बनाता था। ये क्या बनाता था, सिंप्लीफाई करता था। इट सिंप्लीफाई द कोड। इट इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड। कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया था। ये दोनों हमारा एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब जो जो कमियां बची ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में वो दूर कर दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये आप लोगों को कल खुद से लिखना है कि क्या ड्रॉबैक था ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को, क्योंकि मैं अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कमी था। हो जाएगा ना। चलिए टॉपिक लगाइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये फाइनल तीसरा पॉइंट हमारा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फाइनल मेथोडोलॉजी है जो अभी चल रहा है हमारा, जो अभी के समय में चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फाइनल। इसके पहले दो प्रोग्रामिंग और आया, तो दोनों में कुछ ना कुछ कमी था जिसके चलते उसको दूर किया गया और यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया। आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या है कि ये अभी भी चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड्स को हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट में डिवाइड तो करते ही करते हैं, साथ साथ में इसमें कुछ खास फीचर्स आ गए हैं और वो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत ही खास बना दिए, बहुत ही स्पेशल बना दिए हैं, जिसके चलते ये अभी भी मार्केट में टिका हुआ है, ठीक है। आइए अब इस पर बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये भी एक तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जिसमें क्या होता है कि कोड जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड रहता है, साथ साथ में एज वेल एज इसमें कुछ स्पेशल फीचर है ओप्स का, वो नीचे आप लोग को हम लिखवा देते हैं। लिखिए द प्रोग्रामिंग पैराडाइम in which we use class and object to organize program, to as well as some special features are used to enhance programming, to enhance programming like security, privacy,
reusable, reusability, etc. क्या होगा? etc, reusability, etc. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन होगा. द प्रोग्रामिंग पैराडाइम इन विच वी यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम. प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. एज वेल एज सम स्पेशल फीचर्स आर यूज्ड टू इनहांस प्रोग्रामिंग लाइक सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड रीयूजेबिलिटी, etc. ये सारा स्पेशल फीचर, इसमें कुछ स्पेशल फीचर आया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए. तो आइए हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके फीचर से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि ये फीचर का क्या काम है और ये फीचर क्या होता है, ये फीचर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. तो आइए हम लोग एक एक करके इसके फीचर्स पे डीप डाउन करते हैं. आइए, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ क्लास ऑब्जेक्ट बहुत बार आ रहा है, तो आखिर ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पहले हम लोग आराम से समझने का प्रयास करते हैं. उसके बाद हम लोग फीचर्स पे चलेंगे. उसके बाद कहाँ चलेंगे हम लोग? फीचर्स पे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है. आइए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है. सबसे पहले समझते हैं क्लास क्या होता है. देखिए, ये हमारा है एक छोटा सा, इसमें बहुत प्रकार के कार हैं. इसमें क्या है? बहुत प्रकार के कार. इसमें क्या है? बहुत प्रकार के कार हैं. ठीक है, तो ये जो ये इसको बोलेंगे कार क्लास. क्या नाम रखें इसका? कार क्लास. और ये इसके अंदर में जो चीज है ये सबको बोलेंगे ऑब्जेक्ट. जितना भी कार है अलग अलग प्रकार का, कोई टोयोटा का कार है, ये टोयोटा का कार है, ये स्विफ्ट डिजायर है, ये आपका मर्सिडीज है, ये आपका BMW है. तो तरह तरह का यहाँ कार है. तो ये सारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा कार का क्लास. ये क्या हो जाएगा? कार का क्लास. ये हो जाएगा कार का हमारा क्लास. क्लियर है? तो क्लास किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलेंगे. क्लास किसको बोलेंगे बाबू? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको ग्रुप में कर देंगे हम लोग, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को, तो उसको बोलेंगे उसका क्लास. तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास क्या है? ग्रुप है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का. ठीक है, जैसे कार है तो सारा कार ही है, ये सारा अलग अलग प्रकार का कार है, लेकिन टाइप तो सब तो कार ही है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप. या तो एक और चीज बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास जो है हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं. ब्लूप्रिंट का मतलब था नक्शा. ठीक है, तो क्लास क्या है? एक तरीके से ऑब्जेक्ट का नक्शा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट, उसका नक्शा है पूरा क्लास. तो क्लास का कहानी क्लियर होगा आप लोगों को, है कि नहीं है? चलिए, अब क्लास के अंदर क्या क्या होता है जरा सा उसको समझते हैं. तो जब हम लोग क्लास बनाते हैं बाबू, कोडिंग में क्लास जब हम लोग बनाते हैं, तो वहां पर क्लास के अंदर हम लोग डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स देते हैं. क्या क्या देते हैं? डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स. क्लास का भी आगे एक पूरा चैप्टर ही है, तो ये सारा चीज आपको वहां पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि डेटा मेंबर्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है. यहाँ जितना क्लियर हो रहा है उतना में आप लोग संतुष्ट रहिएगा.
आने वाले चैप्टर में क्लास, एक पूरा चैप्टर ही है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो फोर्थ चैप्टर है वो पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, वहां पर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या क्या हम लोग डालते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, क्लास के अंदर क्या क्या होता है, क्लास कंटेन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को ही बोलते हैं हम लोग डेटा मेंबर। ठीक है, वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं डेटा मेंबर एंड मेथड्स एंड मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर क्या क्या होता है, डेटा मेंबर और आपका मेथड, मेथड को ही बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन या तो फिर मेंबर फंक्शन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास के अंदर होता है, ये कहां होता है, क्लास के अंदर। ठीक है, जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। आप लोग को बताए भी थे कि क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग, जब स्ट्रक्चर डिराइव डेटा टाइप पढ़ा रहे थे और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे आप लोग को। तो एक बार यहाँ फिर से डिस्कशन कर देते हैं। देखिए आप लोग, क्लास को बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। टू मेक क्लास, क्लास कीवर्ड इज यूज्ड क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक क्लास। क्लास को बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, क्लास को बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे क्लास को बनाते हैं जरा देखिए, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोग को पिछला वाला। यहां लिखते हैं क्लास, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, कुछ भी स्टूडेंट लिख दें यहाँ पे। इसके बाद यहां से क्लास को बनाते हैं, तो यहां लिख देंगे स्ट्रिंग और यहाँ डाल दिए नेम, यहाँ डाल दिए इंट, यहाँ डाल दिए एज। तो ये दो वेरिएबल हो गया, क्या दो, ये दोनों हुआ वेरिएबल। और इसके बाद हम लोग मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि वॉक। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग, फिर कर देंगे हम लोग वॉक। ये देखिए, ये बना दिया क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन। तो ये दोनों जो है वेरिएबल हमारा है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, डेटा मेंबर। ये क्या हमारा है, ये है मेथड या तो फंक्शन। ये क्या हमारा, फंक्शन बोल दो इसको, या तो मेथड बोल दो, या तो इसको ही बोल दो मेंबर फंक्शन। इसको बोल दो मेंबर फंक्शन। तो इस तरीके से ये पूरा क्लास का स्ट्रक्चर बनता है। कभी कभी हम लोग इसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स। कभी कभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से बाबू, सारा कुछ डिटेल में इसको बता दिए हैं। चलिए आप लोग को 20 सेकंड का टाइम दिए, इसको उतारिए जल्दी अच्छे से, बढ़िया से। चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया, पढ़ा दिया। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए देखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के अंदर जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास के अंदर जो भी एंटिटी यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर जो भी एंटिटी यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग जो क्लास के अंदर ये सब जो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं एंटिटी बोल सकते हैं, या तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो यहां पर बोलेंगे द इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास is called
ऑब्जेक्ट या एंटिटी ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक और बना देते हैं यहाँ पर, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। एंटिटी ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लास का जो एंटिटी है उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये जो क्लास में एंटिटी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आपका अपना बिहेवियर होता है और उसका अपना स्टेट होता है। तो ये भी चीज लिख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कार अभी बता रहे थे तो वो कार को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पॉइंट और लिख दिए यहां पर, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड, रियल WRLD एंटिटी। क्या करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट। और साथ साथ में ऑब्जेक्ट का अपना एक स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। तो ऑब्जेक्ट हैव object have its own state and behavior। ऑब्जेक्ट का अपना एक स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। किसी भी तरह क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट से, किसी भी तरह क्वेश्चन है क्लास से, सब बना देंगे आप लोग। जितना लिखा है बस नोट्स आप लोग बढ़िया से लिखते जाइएगा, बहुत ध्यान से। वो जो नोट्स भेजते हैं वो नोट्स मतलब सपोर्ट में रखिएगा। जो यहाँ नोट्स लिखवाते हैं वो नोट्स को जरूर लिखते जाइएगा, वीडियो के नोट्स को। इस नोट्स को कभी गड़बड़ाइएगा नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ जो नोट्स लिखते हैं वो अपडेटेड रहता है। जो नया नया चीज आता है तो उसको इंक्लूड करके लिखते हैं। क्वेश्चन जो आता है उसके बेसिस पे लिखते हैं यहाँ पे नोट्स। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये हमारा आज यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। क्या शुरू करेंगे कल से हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ऊप्स का जो प्रॉपर्टीज है, ऊप्स का जो फीचर्स है, उसको हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। या तो इसको बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स का जो फीचर है बाबू उसको कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 5 फीचर हैं, पांचों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल लास्ट इसका लेक्चर रहेगा चैप्टर 2 का। हम लोग नेक्स्ट डे से फिर अगले दिन से इसका चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में किसी तरह का, ठीक है। यहाँ अगर कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स लिख दीजिएगा बाबू, टॉपिक आज का कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ऊप्स का मतलब यहाँ, ऊप का मतलब यहाँ क्या होता है बच्चों, ऊप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है ऊप का मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये होता है ऊप का मतलब। ये होता है ऊप का मतलब, ये होता है ऊप का मतलब, ठीक है। और साथ साथ में देखिए आप लोग को मैं बता देता हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं फीचर ऑफ ऊप। क्या बोलते हैं इसको, फीचर्स ऑफ ऊप। साइड में लिख देते हैं इसी में, फीचर्स ऑफ ऊप। ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन कौन सा फीचर है ऊप का, तो सबसे पहला फीचर है बाबू, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को इसके पहले प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया है। आज हम लोग चल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तीसरा जो पार्ट था और जो अंतिम पार्ट है वो आज हम लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं ना सब।
कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसका बाबू वो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारा इनकैप्सुलेशन। क्या है बाबू? इनकैप्सुलेशन। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा मॉड्युलैरिटी, और चौथा इनहेरिटेंस, और पांचवा पॉलीमॉर्फिज्म। मॉड्युलैरिटी क्या है? मॉड्युलैरिटी। और चौथा क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और पांचवा क्या है? पांचवा है पॉलीमॉर्फिज्म। पांचवा क्या है बाबू? पॉलीमॉर्फिज्म। तो यही 5 फीचर है हमारा ऊप्स का। ध्यान से देखिए, यही 5 से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक बार जो भी आप लोग को लेना होगा, समझना होगा, ये आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, एक बार कमेंट करके बताइए। तो यही 5 फीचर आज हम लोग पढ़ेंगे। आज के यही टारगेट हमारा है, 5 फीचर को पढ़ना और समझना, ठीक है बाबू। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जो टॉपिक लिखिए तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या लिखिए? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? क्या चीज है ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन? देखिए, डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना यानी कि जितना डेटा हमको चाहिए सिर्फ उतना ही डेटा को देखना, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा है। डेटा क्या है? बहुत सारा है, लेकिन सारे डेटा को हम लोग थोड़ी देखेंगे। कोडिंग जब हम लोग करते हैं बाबू, मान के चलिए इंस्टाग्राम कैसे बना है? पूरा कोडिंग से बना है। तो क्या हम लोग कोडिंग देखते हैं? नहीं देखते हैं कोडिंग। उसका फ्रंट एंड पार्ट देखते हैं, जो हम लोग को जरूरत होता है। अननेसेसरी पार्ट, कोडिंग वोडिंग को हम लोग नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? हम लोग सिर्फ जो है वो फ्रंट एंड पार्ट को दिखाया जाता है, जो हम लोग के लिए नेसेसरी है, जरूरत वाला चीज है, सिर्फ हम लोगों को वही दिखाया जाता है। और यही फीचर को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसी फीचर को हम लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाया जाता है हम लोगों को, जो हमारे लिए जरूरी होता है वही डेटा को सिर्फ दिखाया जाता है, और बाकी बात डेटा को छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ, लिखिए, एब्स्ट्रैक्शन इज अ abstraction is a feature of OOPS. Hey dada, feature of OOPS. OOPS that is used to show only ONLY, ओनली नेसेसरी पार्ट को सिर्फ शो करने के लिए होता है। कौन से पार्ट को? ओनली नेसेसरी पार्ट, ओनली नेसेसरी पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम and hide the unnecessary part of the program. अननेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हाइड कर देता है, उसमें यही फीचर का यूज होता है। एग्जांपल में लिखिए इंस्टाग्राम का, इसमें हमको सिर्फ फ्रंट एंड दिखाया जाता है, इसका कोडिंग वाला पार्ट हम लोग को नहीं दिखाया जाता है। ऑन इंस्टाग्राम
we can see only the graphical part in on Instagram we can see, मत लिखेगा, on Instagram only, रुकिए, only graphical part is visible for normal user and many things are hidden बहुत सारा चीज हम लोगों से छुपा रहता है और सिर्फ नॉर्मल चीजें हम लोगों को दिखाया जाता है। लिख लीजिए इसको फटाफट से बच्चों, एकदम फटाफट से लिखिए। इसी को हम लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। थोड़ा सा और इसको ऊपर लेके, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है जानते हो? डेटा एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है कि हम लोग जिस चीज पर फोकस करना चाहते हैं सिर्फ वही चीज को देख पाते हैं। अगर मान के लिए मैं प्रोग्रामर हूं तो हम फ्रंट एंड पार्ट भी देखेंगे और बैक एंड पार्ट भी देखेंगे, क्योंकि हम हर चीज को समझते हैं, मेरे लिए सारा चीज जरूरी है। लेकिन अगर हम नॉर्मल यूजर हैं तो सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट को देखेंगे, क्योंकि कोडिंग हमको समझ में आएगा। अगर आप लोग कोडिंग अभी समझ नहीं आएगा बाबू, मान के लिए इंस्टाग्राम का जो कैसे बना है, डेटाबेस कैसे काम करे, सबसे आप लोग क्या मतलब है? आप लोग को चलाने से मतलब कितना लाइक आया, कितना शेयर हुआ, कितना सब्सक्राइब हुआ, ये सबसे मतलब है आप लोग को, समझ रहे ना? तो वही हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हर चीज को छुपा दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इनकैप्सुलेशन हमारा दूसरा टॉपिक। क्या देखेंगे हम लोग? इनकैप्सुलेशन हमारा दूसरा टॉपिक। इनकैप्सुलेशन हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, हो गया? चलिए, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन भी एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है बाबू, जिसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा को रैप कर देते हैं। कौन कौन सा डेटा को? तो क्लास में हम बताए हैं कि क्लास में डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शन होता है। तो वही डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक यूनिट में रैप कर देने के प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो लिखिए, इट इज a process of wrapping up the member of the member function, the member function of class and the data member of class in a single unit, ये क्या काम करता है इनकैप्सुलेशन बाबू? इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जो क्या काम करता है, क्लास में जो डेटा मेंबर होता है और जो मेंबर फंक्शन होता है उसको सिंगल यूनिट में जोड़ने का काम करता है, बांधने का काम करता है, रैप करने का काम करता है। तो सर रैप किया तो क्या होगा इससे? रैप करने से बाबू अगर कोई चीज को रैप कर दिया जाता है तो उसे सिक्योरिटी प्रदान होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी देने के लिए, मान के चलिए एक बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट का पैकेट खुला नहीं रहता बाबू, रैपर में रहता है। रैप क्या रहता है? बढ़िया से खुला रखेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो वही
सिक्योरिटी के लिए बिस्किट को हम लोग पैक करके रखते हैं, रैपर में रखते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी फंक्शन, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर को जब हम लोग रैप कर देंगे तो उसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। रैप क्यों करते हैं हम लोग? सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमारा क्लास को सिक्योरिटी मिले। क्लियर हो गया बाबू? देखिए यहाँ पर एक बना लीजिए आप लोग ऐसे करके, ये देखिए कैप्सूल बना सकते हैं आप लोग। ये हमारा है क्लास, ये क्या बाबू? हमारा क्लास। क्लास के अंदर क्या क्या है? क्लास के अंदर एक तो ये हो गया हमारा मेंबर फंक्शन, क्या हो गया? मेंबर फंक्शन। और एक तो यहां हो गया डेटा मेंबर, क्या हो गया बाबू? यहां डेटा मेंबर। और दूसरा कलर से छाप देते, जरा सा पीला कलर कर देते यहां। और ये सबको एक सिंगल यूनिट में बांध देगा, रैप कर देगा, ये तो ये कहलाएगा हमारा इनकैप्सुलेशन। यही बांधने के प्रोसेस को बोलते हैं। यही क्या कहलाएगा बाबू? इनकैप्सुलेशन। अब देखिए तो दो लेयर चढ़ गया डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में, तो इससे क्या हो गया? ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगा। यानी कि किसी आदमी को पहले एक ही दीवार कूदना रहता तो बहुत आराम से कूद जाता, लेकिन दो दीवार फाड़ना रहेगा तो उसको डबल सिक्योरिटी मिल गया, तो उसको दो बार एक ही काम को करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन बाबू काम करता है। क्लियर है इतना बाबू? आगे की तरफ अब मूव करते हैं। और इनकैप्सुलेशन मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकैप्सुलेशन में एक दो पॉइंट और है जिसको मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द क्लास मेंबर, टू द क्लास मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो है इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्लास मेंबर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये इनकैप्सुलेशन बाबू। 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस तरीके से प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी? तो इट प्रोटेक्ट the data member and member function the data member and member function to be accessed from outside. आउटसाइड से एक्सेस होने से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए फटाफट से एकदम, फिर हम लोग इनकैप्सुलेशन के कहानी को खत्म करेंगे। बच्चों हो गया? चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉड्यूलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मॉड्यूलैरिटी। नेक्स्ट लिख लिया ना? मॉड्यूलैरिटी क्या होता है? मॉड्यूलैरिटी क्या होता है? मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है बच्चों मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। जैसे कि ये किताब है, तो किताब को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, है ना? कहते हैं ना। तो जब क्लास और ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, तो वो जो क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम लिखते हैं उसमें तो बहुत सारा क्लास और बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो वही क्लास ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते जाते हैं, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग करने में आसानी होता है और पहचानने में हर एक चीजों को आसानी होता है और थोड़ा सा इजी पड़ता है प्रोग्रामिंग करने में, इसलिए मॉड्यूलैरिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉड्युलैरिटी। तो मॉड्युलैरिटी क्या है? ये भी एक प्रॉपर्टी है आपका ऊप्स का, जैसे हम लोग प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं इस इनटू सेपरेट एंड मैनेजेबल पीसेस में। ठीक है, लिखो इट इज ए फीचर ऑफ oops that is used to convert that is used to break the program into small and manageable मैनेजेबल पीसेस। इससे क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि उसको हम लोग आराम से मैनेज कर सकें। रुकिए, मैनेजेबल, रीयूजेबल एंड छोड़ दीजिए, मैनेजेबल रीयूजेबल पीसेस। मैनेजेबल और रीयूजेबल पीसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोग्राम को, इसी को हम लोग कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्युलैरिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मॉड्युलैरिटी। ठीक है बाबू। एग्जाम्पल में लॉन्ग प्रोग्राम्स are long programs are break down into smaller pieces। लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए बच्चों, लिख लो रे। इसके आगे चलते हैं, मॉड्युलैरिटी के आगे तुरंत चलते हैं। आज पढ़ाने के मूड में है, मजाक मस्ती ना चलेगा आज। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है आप लोग? इनहेरिटेंस is the powerful, inheritance is the powerful property of oops through which a new class inherit the property of existing class is called इनहेरिटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इनहेरिटेंस। देखो यहां पर ये हो गया हमारा एक तो क्लास जो पहले से बना हुआ है, एग्जिस्टिंग क्लास।
इसका नाम है, इस क्लास का नाम है बाबू ट्रक, नहीं कार, या ट्रक लिख देते हैं, है। अब ट्रक वाले का कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया कौन? अरे यार, कार। कौन कर लिया बाबू इनहेरिट इसका कुछ प्रॉपर्टी को? कार। कैसे कर लिया सर? तो क्या ट्रक में इंजन होता है? होता है, तो इंजन को ये कॉपी कर लिया। क्या ट्रक में गियर होता है? होता है, तो उसको कॉपी कर लिया। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी ट्रक में और कार में कॉमन होता है। तो क्या करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में। और जो क्लास, ये जो कार क्लास है, ये इनहेरिट किया है प्रॉपर्टी को। कार क्लास क्या किया बाबू? प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो ये कहलाएगा चाइल्ड क्लास, बच्चा। क्या कहलाएगा ये? चाइल्ड क्लास। और ये क्या कहलाएगा बाबू? पेरेंट। क्या कहलाएगा ये? पेरेंट क्लास। बस हो गया। और ये पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? इनहेरिटेंस। पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? इनहेरिटेंस। लिख लो जल्दी, फटाफट से लिखो। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अब पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, एक पॉइंट और इसका लिखवाएंगे अभी। ओ, कहाँ चल गए? पीछे आ जाओ, पीछे आ गए। एक पॉइंट इसका और लिखो तुम लोग। इसका इस्तेमाल कहां होता है सर? इसका इस्तेमाल होता है बाबू कोड को दोबारा, तिबारा, चरबारा इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो इट इज यूज टू प्रमोट द कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को रीयूज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट प्रमोट्स द कोड रीयूजेबिलिटी। ये किसको प्रमोट करता है? कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है ये बाबू? कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। लिख लीजिए इसको, बना लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बाबू, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। कितना होता है? मेनी। मॉर्फिज्म का मतलब, मॉर्फिज्म का मतलब होता है बाबू रूप, मतलब फॉर्म्स। मतलब एक ही चीज का एक से अधिक फॉर्म, किसको बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही चीज का एक से अधिक फॉर्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे? मॉर्फिज्म। तो लिखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैपेसिटी ऑफ ए कोड। पॉलीमॉर्फिज्म is a capacity of a code to show, कोड और ऑब्जेक्ट, कोड या ऑब्जेक्ट भी, टू शो मोर देन वन फॉर्म या बिहेवियर is called
is called polymorphism. Is called polymorphism. Is called polymorphism. लिखिए जल्दी फटाफट से लिखिए तो इसको, polymorphism का। आज का क्लास हमारे अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। हम लोगों ने 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का टारगेट लिया था, 5 को डिस्कस कर दिया है। इसका एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं। ओ दादा बन रही, इसका एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड। ये क्या है? स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट। ये देखो एक स्टूडेंट है, कौन है ये है मन्नू विश्वकर्मा। क्या रे मन्नू, जब ये दोस्तों के साथ रहता है तो पूरा एकदम बदमाशी करता है, पूरा हंसी मजाक चल रहा है, पूरा बात चल रहा है इधर दोस्तों के साथ। एक कप हाथ ऊपर, एक कप पैर नीचे, है ना, पैर ऊपर हाथ नीचे, एकदम जैसे मर्जी वैसे करते रहता है। ठीक है, ये हो गया विथ फ्रेंड, फ्रेंड के साथ सब। और ये सब का फ्रेंड लोग है, ये है मन्नू। ठीक है, और जब क्लास में जाएगा तो शांति से बैठा रहेगा बेचारा। क्लास में क्या करेगा? शांति से डेस्क पर बैठा रहेगा। ठीक है, सब बच्चा क्या करेगा? शांति से बैठा रहेगा यहाँ डेस्क पर। ठीक है, और जब घर जाएगा तो घर में भी शांति से मम्मी पापा के सामने चुपचाप रहेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं। ठीक है, ये अलग अलग बिहेवियर हो गया एक ही आदमी का। तुम लोग अपना अपना नाम लिख लेना सब। मन्नू बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, मन्नू का नाम लिख दिए हैं। सुमन का नाम लिख दें? हाँ, कोई भी थिंग को रीयूज करने, रीयूजेबिलिटी मीन्स का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना। सुजीत, सुमन का नाम लिख देते। सुमन का रिसर मेरा लिख दीजिए ना। ये लो, सुमन का भी बना देते हैं इधर साइड में। देख लो। ठीक है, तो आज के क्लास को बाबू हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे एक स्टूडेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेवियर रहता है। एक कोड का अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं। और इसके बारे में कल फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम लोग। आज के क्लास को यही समाप्त करेंगे बाबू। कोई सवाल वाल है तो पूछिए आप लोग कमेंट के माध्यम से, नहीं